द पनिशमेंट ऑफ शापेश द पर्शियन ऑन खिपिल द बिल्डर। एक बादशाह जिसका नाम था शापेश, जो कि पर्शिया का यानी फारस का रहने वाला था, उसने सजा दी खिपिल को। खिपिल कौन था? द बिल्डर, यानी जो बंदा बिल्डिंग्स बनाता है उसे बिल्डर कहा जाता है, उसको उसने सजा दी। ये स्टोरी लिखी है जॉर्ज मेरिडिथ ने, और ये थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए इसलिए है क्योंकि इसमें ओल्ड इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं। जैसे यू को दी कहा गया है, योर को दाई कहा गया है। ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो आज से 500-600 साल पहले यूज होते थे, तो इसलिए ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ईजी करके बताऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि एक बादशाह था जिसका नाम था शापेश, जो कि पर्शिया का यानी फारस का बादशाह था। उसने एक बार एक महल बनाने का हुक्म दिया अपने बिल्डर खिपिल को। वो जो महल बनाने का काम था वो 4 साल तक लटका रहा। जब वो बादशाह बना था उसके पहले साल में उसने ऑर्डर दिया था महल बनाने का, लेकिन उसको बादशाह बने 4 साल गुजर चुके थे, लेकिन महल अभी तक पूरा नहीं हुआ था। तो एक बार वो दरिया के किनारे गया और वहां खड़ा होकर उसे देखने लग पड़ा। उसने देखा कि जो खिपिल है वो दरमियान में बैठा है एक मार्बल की स्लैब के ऊपर। उसके इर्द गिर्द और भी काफी सारे पत्थर और स्टोन्स पड़े हैं जो महल की तामीर में यूज होने हैं। और जो सारे गुलाम हैं, जो मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, वो उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं और सारे मुस्कुरा रहे हैं, और वो सेंटर में बैठा सबसे बातें कर रहा है। खिपिल उन सारों को कहानियां सुना रहा था और वो सारे बड़े शौक से सुन रहे थे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होके। वो कहानी सुनाते सुनाते उसके बीच में कुछ शेर भी बोलता और फिर कहानी कंटिन्यू कर देता, यानी वो बड़ा एंजॉय कर रहे थे सारे। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे एक चरवाहा अपने जानवरों को या अपनी भेड़ों को चराने के लिए लाया है और उसने उनको छोड़ दिया है, और चरवाहा सेंटर में खड़ा है और उसकी भेड़ें उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं और खा पी रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था। बादशाह खिपिल के पास गया और जाकर उसे कहा कि ए खिपिल, दिखाओ मुझे मेरा महल कहाँ है, मैं उसकी चमक से अपनी आंखें भरना चाहता हूँ, यानी मैं उसे देखना चाहता हूँ। खिपिल बड़ी आजिज़ी से बादशाह के सामने पेश हुआ और उसने कहा कि ए वक्त के बादशाह, यही वो जगह है जहां पे आपका महल बनेगा। यही जगह जहां पर आप अपने मुबारक कदमों के साथ खड़े हैं और मुझसे बात कर रहे हैं और मेरे कानों को ठंडक मिल रही है, इसी जगह पे आपका महल बनेगा। और ये बड़ी एक शानदार जगह है। ये ऐसी जगह है जो बाकी जगहों पे हवा पर और इवन के पानी पर भी अफजल है। एक ऐसी ही जगह हो सकती है एक ऐसा महल बनाने के लिए जिस महल को देखकर दूसरे मुल्कों के बादशाह और सुल्तान जलें, वो हसद करें। ए वक्त के हाकिम, यही वो जगह है जो मैंने आपके लिए चुनी है। जब यहाँ पे महल बनेगा और लोग यहाँ से गुजरेंगे तो वो इसके बारे में बातें किया करेंगे और शायर इसके बारे में नगमे लिखा करेंगे। शाहपेश ये सुनकर मुस्कुराया और उसने कहा कि ये बहुत अच्छी जगह है, मैं तारीफ करता हूँ इस जगह की। मैं इस जगह की बिल्कुल ऐसे ही तारीफ करता हूँ जैसे मैं इब्ने बुसरक की दानाई की तारीफ करता हूँ। दोस्तों, इब्ने बुसरक एक फिलोसोफर था, उसकी दानाई यानी उसके विजडम की तारीफ करते हुए बादशाह कह रहा है। फिर आगे वो कुछ शेर बोलता है जो कि इब्ने बुसरक ने कहे थे। Be sure, where virtue faileth to appear, for her a gorgeous mansion men will rear, and day and night her praises will be heard, where never yet she spake a single word। बादशाह ये शेर पढ़ता है जिसका मतलब है कि जहां पर अच्छाई एग्जिस्ट ही नहीं करती, लोग वहां भी अच्छाई के नाम पर बड़े बड़े महल बना देते हैं। दोस्तों, आपने वर्ड टू वर्ड इसकी ट्रांसलेशन नहीं करनी। जो शेर व शायरी की लैंग्वेज है उसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से आपको कुछ समझ नहीं आती, आपने ओवरऑल मतलब समझना होता है। तो पहली 2 लाइनों का ये मतलब है कि जहां पर अच्छाई एग्जिस्ट नहीं करती वहां पर भी लोग बड़े बड़े महल बना देते हैं अच्छाई के नाम पे, और दिन रात उन महलों की तारीफें की जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी औरत के बोलने की तारीफ की जाए, हालांकि वो औरत कभी बोली ही ना हो। यानी एक औरत जो कभी बोली ही नहीं, उसके बोलने की तारीफ की जाए कि लोग कहें कि वाह वाह ये बड़ा अच्छा बोलती है, हालांकि वो कभी बोली ही ना हो। तो बादशाह असल में तशबीह दे रहा है इस बिल्डर की बातों को कि ये खाली बातें कर रहा है कि जहां पे अच्छाई एग्जिस्ट नहीं करती वहां पर भी महल बन जाते हैं। तो मतलब ये सिर्फ बातों से महल बनाना चाह रहा है, असल में इसने कोई काम नहीं किया। फिर बादशाह ने कहा कि ए खिपिल, एक आदमी था किसान, जब बीज बोने का टाइम था ना तब उसने कोई बीज नहीं बोया, लेकिन जब फसल काटने की बारी आई ना तो उसने अपनी अपनी फसल के नगमे गाना शुरू कर दिए कि मेरी फसल बड़ी अच्छी है। हालांकि उसकी जो फसल थी ना उसमें सिर्फ जंगली पौधे थे जो जिनका किसी को कोई फायदा नहीं होता और वो खुद ब खुद उगाते हैं। यानी बादशाह उसको बताना चाह रहा है कि तेरा हाल भी बिल्कुल ऐसा ही है कि किया तूने कुछ नहीं, और अब जब मैं देखने आ गया हूँ अब तू गीत गा रहा है कि बड़ा अच्छा मैंने महल बनाया है। दोस्तों, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने वीडियो के आखिर में डिटेल में बोलकर बयान किए हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें काफी सारे लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स पूछे गए थे जो कि आपके लिए मुश्किल हैं, तो मैंने बोलकर बयान किए हैं, और आपको मैंने जितना बताया आपने सिर्फ उतना ही याद रखना है, आपके पेपर्स के लिए वो काफी है। अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो शाम पड़ जाएगी और आपको कुछ याद नहीं रहेगा। और आखिर में हमारा ये जो चैनल है स्टडी स्प्लैश, ये इन प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो फॉलो करें, विजिट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, और डिटेल में वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। फिर बादशाह ने कहा कि मुझे दिखाओ मेरे महल के वो कमरे, मेरे महल के वो हॉल जो तुमने बनाए हैं, दिखाओ वो कहाँ पर है। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, तुमने जो इतनी मेहनत से काम किया ना, जो इतनी एक्सपर्टीज दिखाई है तुमने, अब उस काम को मेरे सामने लेकर आओ। तो खिपिल ने कहा बिल्कुल आपने कहा और मैंने अतात समझो कर ली। तो वो खिपिल जो था वो बादशाह को अपने साथ उस महल के अंदर लेके गया जो अभी पूरा नहीं हुआ था, जिसके कमरों की अभी छतें
बनने वाली थी, जिसके सतून अभी पूरे नहीं थे, जो इम्परफेक्ट था, उस महल के अंदर वो बादशाह को लेकर गया। जो शाहपेश था उसने उसकी तारीफें करना शुरू कर दी बिल्डर की। उसने कहा कि अरे वाह, बड़ा कमाल का तुमने महल बनाया है, तुमने तो बड़ी जल्दी जल्दी काम किया है, तुमने तो हर चीज़ बड़ी परफेक्ट बनाई है, मैं कदर करता हूँ तुम्हारे इस हुनर की। असल में दोस्तों, बादशाह जो था वो उसकी गफलत को इग्नोर कर रहा था जानबूझ के, वो बहाने बना रहा था, वो उसकी तारीफें फजूल में कर रहा था। जब वो दोनों मार्बल की गोल गोल सीढ़ियों से होते हुए ऊपर गए टेरेस पे, तो बादशाह ने उसकी और तारीफें की और कहा, अरे वाह, बड़ा कमाल का तुमने बनाया है, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे से आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। तो खिपिल जो था वो जब थोड़ा सा आगे चला, उसके बाद वो अचानक से रुक गया। तो जब बादशाह ने पूछा कि क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, तो खिपिल ने कहा कि आगे असल में गैप है, यानी आगे छत नहीं बनी हुई एक कमरे की, तो इसलिए वो गैप जो है ना, उसकी वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा। तो बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, हर चीज परफेक्ट है, कोई गैप नहीं है, तुम बस चलते रहो, तुम रुको नहीं। तो खिपिल ने कहा कि असल में ये गैप बहुत बड़ा है, ये अभी पूरा नहीं हुआ महल। तो बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि तुमने पूरा कर लिया और ये बड़ा खूबसूरती से तुमने बनाया है, हर चीज बहुत ठीक है, तुम बस चलते रहो, रुको नहीं। दोस्तों, वो जो गैप था, यानी वो जो टेरेस का हिस्सा था जो अभी इनकम्प्लीट था, उसके नीचे से दरिया गुजर रहा था और दरिया का पानी बहुत गहरा था और जो खिपिल है उसको तैरना भी नहीं आता था। बादशाह ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि अगर ये खिपिल आगे ना बढ़े तो इसे तीर मार दो। तो जो गार्ड थे उन्होंने अपने तीर तान लिए खिपिल की तरफ, तो खिपिल डर के आगे बढ़ा और नीचे दरिया में गिर गया। जब खिपिल को गोता आया पानी में और वो फिर ऊपर आया, फिर उसे एक दोबारा गोता आया, और फिर जब वो दूसरी बार ऊपर आया तो कुछ लोगों ने जाके उसे पकड़ा और उसे निकाल कर दरिया के किनारे पर लाए और खड़ा किया, और वो कांप रहा था। तो बादशाह ने आके उसे कहा कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी नहाने की जगह बनाई है तुमने, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुमने बड़ा अच्छा सोचा, यहाँ से तो बंदा इजीली नहा सकता है। तो शाहपेश ने कहा कि मैं तुम्हें अब एक इनाम देता हूँ कि जब भी तुम सारा दिन बोल बोल कर थक जाओ तो तुम फिर इधर आना इस जगह पर और हर रोज ऐसे ही नहाना जैसे तुम अब नहाए हो। इसके बाद बादशाह ने कहा कि अब मुझे मेरा शाही दरबार दिखाओ जो तुमने बनाया। जब वो वहां पर गए तो बादशाह ने देखा वहां पर कोई कुर्सी ही नहीं थी, यानी मार्बल की बनी हुई जो कुर्सी होती है बादशाह के लिए दरबार में, वो वहां पे थी ही नहीं। तो बादशाह ने उसे कहा कि मैं तुम्हें अब एक और इनाम देता हूँ, और वो ये है कि जाओ जाकर तुम मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ, हालांकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ लेकिन तुम मेरी कुर्सी पर जाके बैठ जाओ। तो जो खिपिल था उसने कहा कि ए बादशाह सलामत, कुर्सी तो आपकी अभी तक मैंने बनाई ही नहीं। तो बादशाह ने कहा, यानी तुम जिंदा और मुर्दा मेरे लिए बराबर हो, यानी अगर मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश को जमीन पर लेटा दूं तो वो भी मेरे लिए ऐसे ही है जैसे तुम इस वक्त जिंदा खड़े हो, यानी तुम्हारा कोई फायदा नहीं, चाहे तुम मर जाओ या जिंदा रहो। तो बादशाह ने धमकी लगा दी जान से मारने की। इस पर वो जो खिपिल था वो डर गया। खिपिल ने कहा कि नहीं नहीं बादशाह सलामत, मुझे लगता है मैं थोड़ी देर के लिए अंधा हो गया था, वो रही सामने आपकी कुर्सी। तो जहां पर कुर्सी होनी चाहिए थी वो वहां पर जाता है और जाकर हवा में बैठ जाता है, क्योंकि वहां पर कोई कुर्सी नहीं थी। तो बादशाह कहता है क्योंकि तुमने इतनी जबरदस्त मेरी कुर्सी बनाई है तो इसके लिए मैं तुम्हें इनाम देता हूं कि तुम दोपहर तक इसी तरह मेरी कुर्सी पर बैठे रहो, और अगर तुम अपनी जगह से हिले, मेरे हुक्म की तुमने नाफरमानी की, लेफ्ट या राइट तुमने मूव किया, तो मैं तुम्हारे जिस्म के अंदर 25 तीर ठोक दूंगा। बादशाह के जो तीर अंदाज हैं वो खिपिल के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं हाथों में तीर कमान पकड़ के, और खिपिल हवा में बैठा होता है, ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे वो कुर्सी के ऊपर बैठा है, हालांकि वहां पे कोई कुर्सी नहीं है। जो बाकी मजदूर और गुलाम है और इवन के जो शहर के लोग हैं वो उसे देखने आते हैं इस हालत में बैठा हुआ, क्योंकि इतनी देर में ये खबर फैल चुकी होती है। लोग जब आकर उसे इस हालत में बैठा देखते हैं तो वो हंस हंस कर पागल हो जाते हैं, वो जमीन पर लेट लेट कर हंस रहे होते हैं। इवन के जो गार्ड्स हैं जिन्होंने तीर संभाले होते हैं वो भी, उनके भी तीर शेक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी हंस रहे होते हैं, इसकी वजह से उनके तीर हिल रहे होते हैं। जब उसके बैठने का टाइम खत्म हो जाता है तो जो शाह पेश है, जो बादशाह है, वो उसके पास वापस आता है और आकर उसे वो देखता है, उसकी कमर झुकी होती है और वो बड़ा मिजरेबल हालत के अंदर होता है। बादशाह उसे आकर कहता है कि मैंने तुम्हें आम लोगों से ऊंचा कर दिया है, तुम मेरी कुर्सी के ऊपर बैठे हो, मैंने तुम्हें अजमत बख्शी है, अब तुम आम लोगों के मुकाबले में ऊंचे दर्जे वाले बन गए हो। फिर बादशाह खिपिल को कहता है कि अब मुझे तुम गार्डन में लेके चलो और मुझे दिखाओ कि तुमने गार्डन कैसा बनाया है और तुमने उसमें क्या क्या लगाया है। तो खिपिल आगे आगे चल रहा होता है और बादशाह उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। जो खिपिल है वो अपनी टांगे लटका लटका के चल रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आगे भी उसकी और ज्यादा सरजनिश होगी। जिस तरह के शायर ने कहा है, नोइंग अ ड्रेडफुल स्ट्रेंथ बिहाइंड एंड अ डार्क फेट बिफोर, कि वो ऐसे चल रहा था जैसे उसको पता है कि पीछे एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पावरफुल आदमी है, और आगे अंधेरा ही अंधेरा है, वो ऐसे चल रहा था। तो जब वो गार्डन में पहुंचते हैं तो बादशाह देखता है कि वहां पे सिर्फ कुछ जंगली घास है और कुछ जंगली पौधे हैं, और वहां पे जो फाउंटेन्स हैं, जो फुवारे हैं, वो भी ड्राई पड़े हैं, और वहां पे कोई दरख्त नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे वो एक सहरा है। तो बादशाह यहाँ भी उसकी तारीफ करने लग पड़ता है। वो कहता है, अरे वाह, तुमने तो बड़ा जबरदस्त डिजाइन तैयार किया है, ये जो फुवारे चल रहे हैं क्या तुम्हें इनकी ठंडक आ रही है, ये जो पानी उड़ रहा है फुवारों से इनकी ठंडक आ रही है, तुम्हें रिफ्रेशिंग फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। हालांकि वो फुवारे ड्राई होते हैं। तो बादशाह हुक्म देता है कि जाओ जाके कुछ फूल तोड़कर लाओ और उन्हें सूंघ कर बताओ कि उनकी खुशबू कैसी है। दोस्तों, उस गार्डन में एक किस्म का पौधा होता है, वो पौधा जो है उसके ऊपर, उसके पत्तों के ऊपर छोटे 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 कांटे होते हैं,
और वो ऐसे कांटे होते हैं जिनको छूने से खारिश शुरू हो जाती है। तो बादशाह कहता है कि जाओ वो फूल पकड़ के लाओ और उन्हें सूंघ कर बताओ वो कैसे हैं। तो खिपिल जो है वो उन पत्तों को तोड़ता है, क्योंकि वहां पे कोई फूल तो होता नहीं, तो उन पत्तों को तोड़कर अपने नाक के साथ लगाकर सूंघता है, और जैसे ही वो उसके नाक के साथ लगते हैं वो उसका नाक रेड हो जाता है और वहां पे इरिटेशन शुरू हो जाती है। खिपिल का इतना दिल कर रहा होता है कि वो अपने नाक के ऊपर खारिश करे, वो उसे रब करे ताकि उसकी जो इरिटेशन है वो थोड़ी कम हो, लेकिन वो बादशाह के सामने ऐसा कर नहीं सकता, और बादशाह मुसलसल ऑर्डर देता रहता है कि वो इसे सूंघता रहे और इंजॉय करता रहे उसकी खुशबू को। अब जो बादशाह है वो उन फूलों की तारीफ करने के लिए कुछ शेर पढ़ता है जिसमें फूलों की तारीफ की गई है। दोस्तों ये जो स्टेंजा है जो मैं फिर से आपको बताने लगा हूं, इसका आपने वर्ड बाय वर्ड तर्जमा नहीं करना, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। शेर व शायरी की लैंग्वेज कोड वर्ड में होती है, आपने ओवरऑल इसका मतलब समझना है। बादशाह कहता है शेर व शायरी की लैंग्वेज में कि जब भी मैं इन फूलों की खुशबू को सूंघता हूं तो मैं अपनी सारी तकलीफें और गम भूल जाता हूं। मैं इतना रिलैक्स हो जाता हूं, ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। इन फूलों से बंदा इतनी ज्यादा मोहब्बत कर सकता है, शायद एक आदमी इतनी ज्यादा मोहब्बत एक औरत से ना कर सके जितनी वो इन फूलों से कर सकता है। ये फूल किसी भी औरत से ज्यादा मासूम और खूबसूरत होते हैं, और वो ख्वाहिश करता है कि जब तक मैं जिंदा रहूं तो इन्हीं फूलों में जिंदा रहूं, और जब मैं मरूं तो इन्हीं फूलों के साथ दफनाया जाऊं। दोस्तों ये असल में बादशाह उसका मजाक उड़ा रहा है शेर व शायरी की लैंग्वेज में। उसके हाथ में कोई फूल नहीं है, सिर्फ एक पत्ता है जिससे उसको इरिटेशन हो रही है। तो बादशाह क्योंकि प्रिटेंड कर रहा है कि उसने फूल पकड़ा, इसलिए फूलों की तारीफ कर रहा है शेर व शायरी की लैंग्वेज में। फिर बादशाह खिपिल से पूछता है कि बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, ये जो अभी मैंने शेर पढ़े हैं ये तुम्हारी फीलिंग्स के साथ मैच होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि तुमने भी फूल पकड़े हैं, मैंने भी फूलों की तारीफ की है, तो कुछ मैच हुआ है कि नहीं हुआ। तो खिपिल कहता है कि ए बादशाह सलामत, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इन फूलों की खूबसूरती के साथ साथ इसके साथ कांटों का जिक्र भी कर देते तो और भी अच्छा होता। दोस्तों ये सुन के बादशाह हंसता है और उन पत्तों का एक दस्ता सा बनाता है और कहता है कि ये जो फूलों का दस्ता है ये मैं तुम्हारी महबूबा को भिजवाने लगा हूं तुम्हारे नाम से। मुझे यकीन है इसे रिसीव करने के बाद वो तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेगी, और जब ये रिसीव कर लेगी उसके बाद तुम खुद भी उससे मिलने जाओगे। और जहां तक बात है तुम्हारे नाक की, तो तुम अपने नाक पे खारिश नहीं करोगे, लेकिन हाँ तुम किसी को कहकर, अपने हमसाये को किसी को कहकर तुम करवा सकते हो अपने नाक के ऊपर खारिश, लेकिन खुद नहीं करोगे। वो चंद सिपाहियों को खिपिल के साथ भेज देता है ताकि वो अपने नाक पर खारिश ना कर सके। तो जब खिपिल के वापस आने का टाइम होता है और वो वापस आता है तो बादशाह देखता है कि खिपिल का जो रंग है वो जर्द पड़ चुका है और वो बहुत ज्यादा सैड है। तो बादशाह उससे पूछता है कि बताओ वो फूलों के गुलदस्ते का क्या बना जो मैंने तुम्हारी महबूबा को भिजवाए थे तुम्हारे नाम से। तो खिपिल कहता है कि उसने बहुत ज्यादा गुस्सा किया मेरे पे और उसने मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया। तो बादशाह कहता है कि वो बताओ तुम्हारे नाक का क्या बना, क्या तुमने खारिश करवाई लोगों से। तो वो कहता है कि लोगों को मैंने कहा खारिश करने का, लोगों ने खारिश की भी, लेकिन मेरे नाक पर नहीं की। उन्होंने मेरे बॉडी के उन उन हिस्सों पे की जिन जिन हिस्सों से उनको नफरत थी, यानी जहां पे मैं चाहता था खारिश करना वहां पे नहीं की, वैसे उन्होंने की। दोस्तों इस सब के बावजूद भी बादशाह ने अपनी सजा देना बंद नहीं की और 3 दिन और 3 रातों तक खिपिल को पानी के बगैर रखा। जब भी वो पानी मांगता तो उसके उस फवारे में से, जिसके अंदर पानी नहीं था, जो ड्राई फाउंटेन था, उसमें से पानी निकाल कर उसे दिया जाता कि ये लो पी लो। हालांकि वहां पे कोई पानी नहीं होता था, सिर्फ प्रिटेंड किया जाता कि ये देखो पानी निकाल रहे हैं और ये अब तुम्हें दे रहे हैं, इसे पी लो। और 7 दिन और 7 रातों तक उसे खड़ा रखा गया अपने हाथ फैलाकर, बिल्कुल अनार के दरख्त की तरह, और उसके दोनों हाथों में अनार पकड़ा दिए गए। क्योंकि दोस्तों खिपिल ने अनार के दरख्त लगाने थे गार्डन में जो कि उसने नहीं लगाए, तो अब उसको खुद अनार का दरख्त बनाकर वहां पर 7 दिन और 7 रातों के लिए खड़ा कर दिया गया। बहुत सारे लोगों ने बादशाह की इस अक्लमंदी की बहुत ज्यादा तारीफ की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे सल्तनत के अंदर जो सिर्फ बातें किया करते थे और काम नहीं किया करते थे, यानी वो बातों बातों में पूरा महल बना देते, असल में उन्होंने कोई ईंट भी नहीं लगाई होती थी। जैसा कि एक शायर ने कहा है, इफ दाउ वुडस्ट बी फेमस एंड रिच इन स्प्लेंडेड फ्रूट्स, लीव टू ब्लूम द फ्लावर्स ऑफ थिंग्स एंड डिग अमंग द रूट्स। कि अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो खूबसूरत चीजों की सिर्फ तारीफ ना करो, अपना वक्त जाया ना करो, बल्कि कोई काम करो। दोस्तों खिपिल की पनिशमेंट के बाद पूरी सल्तनत में शायद ही कोई ऐसा बंदा था जिसने कोशिश की हो कि वो बादशाह की ये वाली रहमत को हासिल कर सके जो रहमत खिपिल ने हासिल की थी। दोस्तों इस स्टैंजा के अंदर शायर ने कहा है कि जब भी बेवकूफ लोग बातें करना शुरू होते हैं फजूल में, तो मुझे वो खिपिल की कुर्सी याद आ जाती है, उसका पानी में नहाना और उसके नाक की खारिश याद आ जाती है, और उसका अनार के दरख्त की तरह खड़े होना भी याद आ जाता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं शाहपेश नहीं हूं जो उसकी फजूल चलती हुई जुबान को सजा दे सकूं। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। मैं सोल्व क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। दोस्तों पहले सवाल में पूछा गया है कि इस स्टोरी का सेंट्रल आइडिया कैसे खिपिल की किस्मत के साथ जोड़ा गया है, और कैसे इसका सेंट्रल आइडिया उन लोगों से रेलिवेंट है जो लोग सिर्फ बातें करते हैं और काम नहीं करते। तो इसका जवाब है
कि इस स्टोरी का जो सेंट्रल मैसेज है वो खिपिल की किस्मत के साथ इस तरह जोड़ा गया है कि वो सिर्फ बातें करता था और काम नहीं करता था, जिसकी वजह से उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ह्यूमिलिएशन मतलब शर्मिंदगी। और इसके अलावा ये मैसेज उन लोगों के ऊपर भी रिलाई करता है जो सिर्फ बातें करते हैं और काम नहीं करते, क्योंकि वो बातों से थोड़ी सी देर के लिए लोगों को इंप्रेस जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनको कभी इज्जत नहीं मिलेगी। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें पूछा गया कि कैसे जो शाहपेश है वो खिपिल को ट्रीट करने के लिए सार्केज्म और आयरनी का इस्तेमाल करता है, और कैसे उसका ये जो स्टाइल है ये उसकी लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, सरकेज़म कहते हैं तंजो मजाक हो, यानी ऐसी बात करना जो थोड़ी सी फनी भी हो और जिसमें थोड़ा सा तंज भी किया गया हो। तो अगर आपने स्टोरी सुनी है तो आपने सुना होगा कि बादशाह उसको कहता है खिपिल को कि ये जो फाउंटेन्स लगी हैं उनकी रिफ्रेशमेंट तुम्हें आ रही है कि नहीं आ रही, पानी की ठंडक महसूस हो रही है। असल में वहां पे कोई पानी नहीं था। तो ये बात थोड़ी सी फनी है और साथ ये थोड़ी सी तंज वाली है, इसे कहते हैं सरकेज़म। और आयरनी कहते हैं ऐसी बात करना जो अगला बंदा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। यानी फर्ज करें अगर एक मोटा बंदा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सारे उसे मोटा मोटा कहेंगे, लेकिन आप उसे कहते हो सूखा कि अरे सूखे बात सुनना जरा। तो ये उसके बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के उल्ट है, इसे कहते हैं आयरनी। आपने स्टोरी में सुना होगा कि जो खिपिल है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बादशाह उसे डांटेगा, उसे उस पर गुस्सा करेगा और कहेगा तुमने काम ठीक नहीं किया, बल्कि बादशाह इसके उल्ट करता है, उसकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल उल्ट। वो कहता है कि अरे वाह तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया है, इसे कहते हैं आयरनी। अब इसका जवाब ये है कि जो शाहपेश है वो सरकेज़म और आयरनी का इस्तेमाल करता है खिपिल की तारीफ करने के लिए, ऐसी तारीफ जो बिल्कुल यूजलेस चीजों के ऊपर है। और इसके अलावा वो उसे बड़े क्लेवर वे में पनिश भी करता है, और गुस्सा करने की बजाय वो ट्रिक्स का यूज करता है उसे पनिश करने के लिए। इससे पता चलता है कि जो शाहपेश है वो बहुत ज्यादा चालाक बादशाह है, जो कि गुस्सा करने की बजाय स्मार्ट तरीके से और बड़े आराम से अगलों को सबक सिखाता है। सवाल नंबर 3 कि कैसे जो खिपिल का करैक्टर है वो इवॉल्व होता है, यानी प्रोग्रेस करता है शुरू से लेके आखिर तक स्टोरी के। क्या वो डर जाता है, या वो मज़ाहमत करता है, या वो हालात को कबूल कर लेता है? मिसालों से साबित करें। इसका जवाब ये है कि जो खिपिल का करैक्टर है वो बदलता है अपने आप को। शुरू में वो केयरलेस था, ओवर कॉन्फिडेंट स्टोरी टेलर था, और बाद में वो डर जाता है और हालात को कबूल करने वाला इंसान बन जाता है। वो गार्ड्स के आगे कांपता है, और वो हेसिटेट होता है, यानी हिचकिचाहट महसूस करता है उस गैप के ऊपर से गुजरने पे, और वो बादशाह की हर बात को चुप करके मान लेता है। सवाल नंबर 4 कि कैसे जो नामुकम्मल महल है वो रिप्रेजेंट करता है खिपिल की नाअहली को और उसकी फजूल बातों के नतायज को। इसका जवाब है कि जो नामुकम्मल महल है वो रिप्रेजेंट करता है खिपिल की नाअहली को, क्योंकि 4 साल गुजरने के बाद भी उसने ये काम पूरा नहीं किया। और ये इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है कि उसकी फजूल बातों से महल मुकम्मल नहीं हो सकते। सवाल नंबर 5 कि कैसे जो शाहपेश है वो मेटाफर यूज करता है उस फार्म सर्वेंट का जो फेल हो गया था बीज बोने के हवाले से, और कैसे ये जो मेटाफर है ये बादशाह के नजरिए को बयान करता है खिपिल के बारे में। दोस्तों, मेटाफर कहते हैं किसी चीज को बयान करना किसी दूसरी चीज का सहारा लेकर। यानी अगर माँ कहे अपने बेटे को कि ये चांद है, इसका मतलब वो उसकी खूबसूरती को बयान कर रही है चांद का सहारा लेकर, इसे कहते हैं मेटाफर। हम लोग जो गालियां देते हैं, जो गालम गलोच करते हैं, वो सारे मेटाफर्स होते हैं। यानी अगर आप किसी को कुत्ता, किसी को सुअर कहते हैं, इसका मतलब कि आप मेटाफर यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप उसकी बदसूरती को बयान कर रहे हैं किसी दूसरी चीज का सहारा लेकर। तो बादशाह यहाँ पे यही करता है, वो नाअहली को बयान करता है, खिपिल की नाअहली को, उस फार्म सर्वेंट का सहारा लेकर जो कि फेल हो गया था। अब सवाल नंबर 5 का जवाब ये है कि ये जो मेटाफर है ये शो करता है कि जो शाहपेश है उसके नजदीक खिपिल का वर्क बिल्कुल खाली है और इनकम्प्लीट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो जो फार्म सर्वेंट था वो खाली बातें कर रहा था, उसने कोई काम नहीं किया था। इस तरह जो खिपिल है वो भी फेल हो गया अपने रिजल्ट्स को दिखाने के लिए। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि कैसे ये स्टोरी शुरू होती है और हम कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम जानते हैं इस स्टोरी के बारे में जब वो शुरू होती है। तो इसका जवाब है कि ये स्टोरी शुरू होती है, शाहपेश जो है वो कमांड कर रहा होता है खिपिल को कि वो पैलेस बनाए, यानी वो हुक्म दे रहा होता है। और हमें इससे ये पता चलता है कि जो शाहपेश है वो एक बड़ा ताकतवर बादशाह जो बड़ी चीजों पे नजर रखता है, और जो खिपिल है वो एक बातूनी आदमी है जो कि बिल्डर है, और वो 4 साल से काम को डिले करता जा रहा है। सवाल नंबर 7 में पूछा गया कि इस स्टोरी का स्टाइल बताएं, और ये बताएं कि कैसे इसमें आला और शायरी जुबान इस्तेमाल की गई है, और कैसे क्लासिकल तरीका बयान किया गया है स्टोरी टेलिंग का, जिसमें फेबल है, सिटायर है और एम्बेडेड पोइट्री वगैरह, और कैसे ये कंट्रीब्यूट करती है स्टोरी को इफेक्टिव बनाने में। यानी ये जो चीजें हैं फेबल, सिटायर वगैरह, ये कैसे स्टोरी को इफेक्टिव बनाती हैं। दोस्तों, फेबल एक ऐसी स्टोरी को कहते हैं जिसको पढ़ के आपको कुछ सीखने को मिले, यानी कोई लेसन मिले। जैसे इस स्टोरी को पढ़ के आपको पता चलता है कि बहुत ज्यादा बोलना बुरी बात है। और सटायर कहते हैं किसी चीज के ऊपर तनकीद करना या तंज करना।
इस स्टोरी में राइटर ने तंज किया है यानी क्रिटिसाइज किया है उन लोगों को जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो ये एक सेटायर भी है। और एम्बेडेड पोइट्री का मतलब है कि स्टोरी के बीच में कहीं कहीं पे पोइट्री शुरू हो जाना, शेरो शायरी शुरू हो जाना। तो सवाल नंबर 7 का जवाब ये है कि इस स्टोरी के अंदर आला और पोइटिक जुबान इस्तेमाल की गई है और क्लासिकल तरीका इस्तेमाल किया गया है स्टोरी टेलिंग का। वो क्लासिकल तरीके में क्या क्या चीजें हैं, जैसे फैबल है, जैसे सेटायर है, जैसे एम्बेडेड पोइट्री है, इससे ये क्लासिकल बन जाती है। और ये जो स्टाइल है इससे स्टोरी ज्यादा इंगेजिंग लगती है, ज्यादा इफेक्टिव लगती है। और इसके अलावा इसमें मोरल लेसन यानी सीखने को इखलाकी सबक भी दिया गया है इंटरेस्टिंग वे में। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि कैसे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को बताने के लिए कहानी के अंदर ह्यूमर, विट और सेटायर इन जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ह्यूमर कहते हैं मजाक को, यानी ऐसी चीज जिसको पढ़कर या सुनकर आप हंसने लग पड़े, वो ह्यूमर है। सेटायर मैंने आपको बता दिया कि क्रिटिसाइज करना। और विट कहते हैं किसी इंटेलिजेंट वे में कोई पैगाम दे देना, यानी बड़ी चालाकी के साथ कोई बात अपनी पहुंचा देना, जैसे कि इस स्टोरी में किया गया है। तो सवाल नंबर 8 का जवाब ये है कि ह्यूमर, विट और सेटायर ये चीजें यूज की जाती हैं कहानी को बताने के लिए, ताकि कहानी इंटरेस्टिंग बन सके और वो मीनिंगफुल बन सके। और यही चीजें इस्तेमाल की जाती हैं सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को बताने के लिए बिल्कुल लाइट वे में, क्योंकि इससे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा सीरियस नहीं लगते, बल्कि लाइट वे में इंसान उनको इजीली समझ जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।